नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र सिंह। सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जालौन चैनल में आप सभी दर्शकों का, सैनिक भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह आप लोग जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रश्न करते हैं, उन्हीं प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूं। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज के वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब मिलने वाला है। इससे पहले मैंने अधिकतर वीडियो में आपके प्रश्नों का जवाब दे दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देख लीजिए, आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जिन सैनिक भाइयों ने नए प्रश्न किए थे, उनके जवाब आज के वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ एक नई जानकारी आप लोगों के बीच साझा करूंगा। यहाँ पर पहला प्रश्न आया है, लिख रहे हैं, क्या 2023 में डिसेबिलिटी पेंशन बंद हो गई है? जी नहीं, 21 सितंबर 2023 को एंटाइटलमेंट रूल 2023 लागू किया गया है। इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, परंतु आपकी डिसेबिलिटी यदि एग्रावेटेड टू एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, ऐसी कंडीशन में आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। यदि नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप प्रयास करिएगा। आप बैटल कैजुअल्टी हैं या अन्य किसी भी प्रकार से सैनिक ड्यूटी के दौरान आपको कोई इंजरी हुई है, ऐसी कंडीशन में आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट अवश्य मिलेगा। इसके बाद में एक सैनिक भाई प्रश्न कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मैं ऑनरी नायब सूबेदार से 22 साल सर्विस करके रिटायर हूं। ध्यानपूर्वक सभी सैनिक सुनिएगा, काफी सारी विसंगतियां हैं ओआरओपी में। आपको ऑनरी नायब सूबेदार मिला हुआ है, परंतु पेंशन मिल रही है हवलदार की, फिर भी चेंज नहीं हो रही है। बार बार कंप्लेंट करने के बाद में आखिर क्यों नहीं हो रही है, उसको आज के इस प्रश्न के माध्यम से क्लियर करूंगा। मैं ऑनरी नायब सूबेदार से 22 साल सर्विस करके रिटायर हूं। ओआरओपी 3 में बेसिक कितनी है, मुझे हवलदार के बराबर पेंशन दी जा रही है। ये लिख रहे हैं कि मुझे 24,763 रुपए ही दी जा रही है, जबकि मैंने 22 साल सर्विस किया है। ऑनरी नायब सूबेदार रैंक दिया गया है, इसके बावजूद भी मुझे हवलदार रैंक की पेंशन क्यों दी जा रही है? वहीं दूसरी तरफ 24 साल वाले ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन 25,738 है और 24 साल वाले हवलदार की पेंशन 24,763 है। जब इनमें फर्क है तो मेरी ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन में फर्क क्यों नहीं है? 26 साल जिन्होंने ऑनरी नायब सूबेदार रैंक मिला हुआ है, 26,738 बेसिक पेंशन ले रहे हैं और 26 साल वाले हवलदार 25,582 पेंशन ले रहे हैं। यहाँ पर भी ऑनरी नायब सूबेदार और हवलदार की पेंशन में आप फर्क देख पा रहे होंगे, परंतु इन सैनिक भाई का कहना है कि मैंने 22 साल सर्विस किया है और मुझे ऑनरी नायब सूबेदार मिला है, फिर भी मुझे ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन न मिल करके हवलदार की पेंशन क्यों मिल रही है? जब मैंने इनके प्रश्न को देखा तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से इनको उत्तर दे दिया है, परंतु मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बताना जरूरी समझा, क्योंकि ओआरओपी 2 हो चाहे ओआरओपी 3 हो, कहीं ना कहीं कुछ रैंकों में, कुछ क्वालिफाइंग सर्विस में विसंगतियां देखने को मिल रही हैं। जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देखिएगा, इन्होंने हवलदार रैंक में 22 साल सर्विस किया हुआ है और इनको ऑनरी नायब सूबेदार मिला है। इसके बावजूद भी इनकी पेंशन, या कहें ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन और हवलदार की पेंशन, दोनों ही सेम है, जो कि एक विसंगति है। जबकि 24 साल वाले ऑनरी नायब सूबेदार और हवलदार की पेंशन में अंतर है, 26 साल वाले ऑनरी नायब सूबेदार और हवलदार की पेंशन में अंतर है, तो 22 साल वाले ऑनरी नायब सूबेदार और हवलदार की पेंशन में अंतर क्यों नहीं डाला गया? इसको लेकर के इन्होंने काफी चिंता जताई, दुख व्यक्त किया, परंतु सरकारों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि ऐसी विसंगतियों को दूर किया जाना चाहिए। हमारे सैनिकों ने अपना अमूल्य जीवन देश रक्षा में समर्पित किया है। अगला प्रश्न है, सर मेरे फादर 2018 को रिटायरमेंट हुए थे, उनको ओआरओपी 2 नहीं मिला है। ये ठाकुर एसके आईडी से प्रश्न आया है। देखिए, ऐसे जो भी सैनिक हैं जिनको ओआरओपी 2 का अभी तक लाभ नहीं मिला है, जबकि ओआरओपी 3 लागू हो चुका है, ऐसी कंडीशन में या तो आप स्वयं पत्राचार करिएगा, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से अपने पेंशन कार्यालय को पत्र भिजवाइएगा। यदि समाधान नहीं हो पा रहा है तो हमारे चैनल से भी संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं।
OROP 3 आने के बाद भी जिनको OROP 2 का बेनिफिट नहीं मिला है, इस चैनल के माध्यम से हजारों पूर्व सैनिकों ने अपने OROP 2 के हक को प्राप्त किया है और उससे संबंधित जो भी एरियर बनता था उनके खाते में क्रेडिट किया गया है। अगला प्रश्न @हार्ड वर्किंग विजय जी की आईडी से प्रश्न आया है। लिख रहे हैं लांस नायक, मैं विजय कुमार, बैटल कैजुअलिटी हूँ, 14 साल सर्विस है, कलर सर्विस 17 साल करके जाता हूँ, तो मुझे बैटल कैजुअलिटी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अवश्य, यदि आप बैटल कैजुअलिटी हैं या नहीं भी हैं, सेना में ड्यूटी के दौरान यदि आपको कोई इंजरी हुई है, एग्रावेटेड या एट्रिब्यूटेबल है, ऐसी कंडीशन में आपको ये डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ अवश्य मिलेगा। परंतु कंडीशन है यहाँ पर, आपकी अभी वर्तमान में 14 साल सर्विस हुई है, यदि आप प्रीमेचर लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको प्रीमेचर का बेनिफिट मिलेगा। प्रीमेचर का बेनिफिट जबकि कुछ भी नहीं होता है। यदि आपको शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया गया है तो आप 17 साल अपनी इस सर्विस को पूरा करिएगा। 17 साल के बाद में जब आप रिटायरमेंट होंगे, ऐसी कंडीशन में आपको बैटल कैजुअलिटी का लाभ दिया जाएगा। परंतु कमांडिंग ऑफिसर के द्वारा यदि शेल्टर अपॉइंटमेंट आपको नहीं दिया गया है और आपको घर भेजा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी यदि आपने बिलिंग किया है तब, ऐसी कंडीशन में भी आपको इनवैलिड आउट पेंशन माना जाएगा, जो कि सारे बेनिफिट आपके हक में होंगे। आप प्रीमेचर बिल्कुल अपनी तरफ से ना जाइएगा, खुद अनविलिंग मत करिएगा, खुद प्रीमेचर मत जाइएगा, अन्यथा आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। उसके बाद में एक अगली जानकारी है यूपीएसआई को लेकर के। यूपीएसआई का आज लास्ट डेट है। आवेदन प्रक्रिया आज रात्रि 12 बजे से बंद हो जाएगी, स्टॉप कर दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आवेदन कर सकते हैं। जिन पूर्व सैनिकों के बच्चे जॉब की तलाश में है वो भी यूपीएसआई के लिए फॉर्म भर सकते हैं, और जो सैनिक भाई जॉब की तलाश में है वो भी यूपीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं। जो भी हमारे सैनिक हैं उनको उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे कोई अन्य राज्यों की सरकार हो, प्रत्येक सरकार में एक छूट दी जाती है और इस प्रक्रिया के तहत कई पूर्व सैनिकों का सिलेक्शन हो जाता है। आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। ध्यान रखिएगा, आज लास्ट डेट है और शीघ्र ही इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा। ये बहुत अच्छा जॉब है, 4200 ग्रेड पे का जॉब है यूपीएसआई का। आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो जरूर करिएगा। इसके बाद में एक और प्रश्न आया है, माइग्रेशन स्पर्श में होने से डिसेबिलिटी पेंशन बंद हो रही है, क्या करें? अधिकतर सैनिकों की ये समस्या देखने में आई है। मुझे पत्र के माध्यम से लोग सूचित भी करते हैं कि सर, जब से माइग्रेशन स्पर्श में हुआ है उसी दिन से हमारी डिसेबिलिटी पेंशन रुक गई है। चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी ऐसे पूर्व सैनिक हैं जिनका माइग्रेशन होने से डिसेबिलिटी पेंशन रुका है, कृपया करके अपने जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से अपने पेंशन कार्यालय को पत्र भिजवाइएगा। आपकी डिसेबिलिटी पेंशन पुनः चालू हो जाएगी। और यदि आपको कहीं भी सफलता नहीं मिल रही है तो हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं और हमारे चैनल से, हमारी टीम से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। एक सैनिक भाई प्रश्न लिख रहे हैं, बैंक खाते में ऑटो स्वीप के लिए कितना होना जरूरी है, कितना अमाउंट होना जरूरी है? ये @रवि वर्मा जी की आईडी से प्रश्न आ रहा है। देखिए, ऑटो स्वीप में कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है। ऑटो स्वीप के जरिए आपका जो अमाउंट है वो मोड बैलेंस में चला जाता है। यदि आपके खाते में 40,000 रुपए से अधिक हैं, मैंने ऑटो स्वीप करवाया था, इसे आप भी अपनी इच्छा अनुसार करवा सकते हैं। ऑटो स्वीप के जरिए जब मोड बैलेंस में पैसा चला जाता है तो कुछ अधिक इंटरेस्ट रेट आपको उस मोड बैलेंस में दिया जाता है, जो कि 1 साल के लिए एक तरह की फिक्स डिपॉजिट होती है। यदि आप चाहें तो इसे ऑटो स्वीप को हटवा भी सकते हैं और रखना चाहते हैं तो ऑटो स्वीप को रख भी सकते हैं। पहले मेरे खाते से ऑटोमेटिक 30,000 रुपए पर मंथ एमओडी बैलेंस में चला जाता था, परंतु अभी कुछ महीनों से जो ऑटो स्वीप के जरिए एमओडी बैलेंस में मेरा जो पैसा जा रहा है वो लगभग 50,000 रुपए जाना शुरू हो गया है।
आप यदि इसे जारी रखना चाहते हैं, इसमें विशेष कोई लाभ नहीं है। लाभ है तो सिर्फ इतना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी सामान्य खाते से ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा एक जानकारी है, सभी रक्षाकर्मी और पेंशनर हैं वो अपना ITR अवश्य भरें। देखिए, ITR के बहुत से फायदे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, परंतु आज के ज़माने में ITR भरना सभी को ज़रूरी होता है। जब आप सेवा में थे उस समय आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया करते थे, परंतु जब आप पेंशन आ गए तो आपने सोचा कि मेरी पेंशन तो अब कम हो गई है, इनकम टैक्स कटेगा नहीं, तो ITR क्यों भरें। परंतु ITR आप अवश्य भरिएगा, भले ही आपका इनकम टैक्स कट रहा हो या ना कट रहा हो। ITR यदि आप भरेंगे तो भविष्य में आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। इसके अलावा एक और जानकारी है लाइफ सर्टिफिकेट और जीवन प्रमाण को लेकर के, जो कि प्रत्येक रक्षा पेंशनर्स को साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट देना ही होता है, जीवन प्रमाण देना ही होता है। कृपया ध्यान रखिएगा, सितंबर से लेकर के दिसंबर तक जीवन प्रमाण अधिकतर सैनिकों के भरे जाते हैं। आपका जीवन प्रमाण किस महीने में ड्यू है, कृपया समय से अपना जीवन प्रमाण करवा लीजिएगा, ताकि आपकी पेंशन बिना रुके लगातार चालू बनी रहे। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऐसे ही वेलफेयर से रिलेटेड नई नई जानकारियां, आपके प्रश्नों का जवाब, पेंशन संबंधी समस्याओं के निराकरण इस चैनल के माध्यम से करवाए जाते हैं। अलग अलग यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपने इस चैनल का नाम सुना होगा। यदि आपकी समस्या है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से प्रश्न रख करके आप अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। पेंशन संबंधी समस्या है तो उसका भी निराकरण इस चैनल के माध्यम से करवाया जाता है। अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ उनके जवाब लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।